स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट लेक्चर ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे जैसे कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, अफबाउ रूल क्या है, या फिर हम बात करें कि कुछ बोर्स एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल भी करवाने हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और इन सब को आज फिनिश्ड करके ये चैप्टर फिनिश्ड होता है हम लोगों का। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल ये एनर्जी ऑर्डर पे है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे डॉट 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 सो ऑन। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए इसको हम लोग 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ऐसे 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, 4f, 5f इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए कट करेगा जो पहले, वो पहले आएगा। इस तरीके से इसके नीचे भी थोड़ा सा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1s पहले कट किया, 1s, फिर बाद में 2s कट किया, 2s, फिर 2p किया, फिर 2p, फिर 3s किया तो 3s, फिर 3p है, फिर 4s है, ये देखिए, फिर 3d है, फिर उसके बाद 4p हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 5s आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अफबाउ रूल है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का बनाते हैं, राइट। बाकी आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे क्रोमियम, कॉपर, इनका अफबाउ रूल से नहीं बनता है, स्टेबिलिटी देखी जाती है, राइट बेटा। तो ये आपका हो गया अफबाउ। नेक्स्ट है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या होता है? ये जो हम लोगों ने क्वांटम नंबर अभी सीखा था लास्ट लेक्चर में, तो किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं। अगर कोई भी 3 क्वांटम नंबर सेम आती भी हैं तो चौथी क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। ये होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें नोट करिए बेटा, इसके डेफिनेशन में नो 2 electrons in an atom, no 2 electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers, all the 4 quantum numbers n, l, m, s are identical, are identical, full stop. If
an atom, any two electrons may have three quantum numbers identical, but fourth quantum number must be different. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नोट कर लीजिए हेडिंग और इसमें लिखिए दिस रूल इज फर्स्ट टाइम implied in carbon atom। कार्बन एटम 6 होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है जैसे ये 2 सेकेंड है और इसमें 3 पार्ट है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते। राइट। नोट कर लीजिए जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, या जब तक सभी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। दिस इज द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट देखिए कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जैसे कोर क्या होता है। कोर किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल को कोर सेल कहते हैं और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नोट कर लीजिए the outermost cell of an atom called core and the present electron is called core electron जैसे क्लोरीन है 17 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 + 5 = 7 कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने कोर इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। If the core is unstable, then the atom shows variable valency। लिखिए, if the core is unstable, the atom shows variable valency। नेक्स्ट है कर्नल, KERNEL, कर्नल। कोर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कर्नल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस सेल को छोड़कर। तो इसमें लिखिए
remaining part of removing outermost orbit of an atom is called kernel. And electrons of the cell are called kernel electrons. Electrons of the cell is called kernel electrons. तो देखिए ये कोर हो गया, कोर के अलावा ये पार्ट हो गया कर्नल. कर्नल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 + 2 + 6 = 10 इलेक्ट्रॉन. कौन से? कर्नल इलेक्ट्रॉन. और ये कहलाता है कोर. नेक्स्ट आता है कोर चार्ज. हेडिंग डालिए. चार्ज ऑन कर्नल due to the core electrons, charge on kernel due to the core electrons is called core charge. नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करती है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन and the process is called photoelectric effect. और ये पूरा सिस्टम निर्वात में किया जाता है. इनर्ट कंडीशन में निर्वात में पूरा सिस्टम किया जाता है. तो मेटल सरफेस के ऊपर ये एक तरीके का जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में सीखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वही सेम चीज होती है. क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की भी यही डेफिनेशन है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑर्बिटल. चेक कर लो एक बार से, चेक कर लो. द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from valence shell orbital. तो ये जो एनर्जी है वैलेंस शेल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो ये कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है, सीजीएम हमारा एक ऐसा एलिमेंट है. सीजीएम इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर्स. सीजीएम इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर्स. कैसे? सीजीएम का साइज सबसे बड़ा होता है. इसमें जस्ट सनलाइट पड़ने से ही इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो सबसे कम इंटेंसिटी की एनर्जी चाहिए वो सीजीएम के लिए चाहिए होती है. लेकिन किसी भी मेटल के ऊपर हम जब एनर्जी डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. इस बात को लिखना है बेटा, लिखिए. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट
when a beam of light of high frequency is on a metal surface in vacuum condition the electrons are emitted from the metal surface This phenomena is called photoelectric effect. And the emitted electrons are called photoelectrons. देखिए, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² प्लस ओमेगा हाफ mv² क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी है, आप लोग जानते होंगे। और ओमेगा क्या है? h/0 है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। टोटल एनर्जी को हम एच न्यू के नाम से जानते हैं। एच न्यू इक्वल टू के ई प्लस एच न्यू 0। तो एच न्यू क्या है? टोटल एनर्जी। हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू 0 क्या? ओमेगा क्या है? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? हेडिंग डालिए और लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to emit an electron from the metal surface called threshold energy, राइट। तो बस इसमें न्यूमेरिकल अगर पूछे जाएंगे तो वहाँ पर वर्क फंक्शन के नाम से अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? दिस इज ओमेगा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन वो h/0 यहाँ पे पुट करनी है आपको, राइट। तो ये आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग।
नोट कर लिया बेटा सभी लोगों ने? चलिए उसके आगे हम लोग कुछ बोर्स एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो कर लेंगे, तो उसी के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टू कैलकुलेट the velocity of an electron in centimeter per second, placed in the third orbit of hydrogen atom, placed in the third orbit of hydrogen atom, placed in the third orbit of hydrogen atom. वेलोसिटी के लिए देखिए क्या फार्मूला होता है, 2.19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, नहीं जेड अपॉन एन, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकल आएगी। यही आपसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछी गई है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 2.19 इंटू ऑर्बिट कितना है थर्ड, हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1, कैलकुलेट कर लीजिए आ जाएगा। सॉरी इसका यहाँ पर 2.19 इंटू 10⁻8, 2.19 इंटू 10⁻8 वही यहाँ पर इंटू 10⁻8, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10⁻7 कर देंगे और यहाँ पर 21.9 हो जाएगा अपॉन 3। अभी हम कर लेंगे 7.3 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, the ionization energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, minus 13.6 electron volt. What will be the ionization energy of helium plus and lithium 2 plus? The ionization energy of hydrogen atom is, IE of hydrogen atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम प्लस की पूछी गई है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फार्मूला क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये किसकी, हाइड्रोजन की इतनी होती है, तो आई ई ऑफ हीलियम प्लस की कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 इंटू जेड कितना होगा एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 का स्क्वायर अपॉन एन कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सेल में रहेगा, कितना आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा
माइनस 13.6 इंटू 4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 इंटू, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 का स्क्वायर अपॉन एन, 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में ही रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है लिथियम 2 प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 3 जा 9, 13.6 इंटू 9 कर देंगे तो 122.4, माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इसके आगे अगर आपसे बेरिलियम 3 प्लस का पूछा जाए या फिर बोरान 4 प्लस का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? आप लोग निकाल लेना। इसका एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है? 4, इसका कितना होता है? 5, और इसमें एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, सेल नंबर तो एक सभी में n इक्वल टू 1 ही रहेगा इन दोनों में। जेड की वैल्यू यहाँ पर 4 और 5 लगा देंगे अलग अलग, बेरिलियम का आ जाएगा 4 लगा देंगे, बोरान का आ जाएगा जब हम 5 लगा देंगे जेड की वैल्यू, राइट। कर लीजिए जल्दी से फास्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी, टू कैलकुलेट द एनर्जी required, to calculate the energy required to shift all the electrons, from the first Bohr's orbit, to the fifth Bohr's orbit, in 1 mole of hydrogen, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए और नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नोट कर लिया बेटा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और आपके पास ये चैप्टर अभी फिनिश्ड होने पे है, आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। देखिए ई एन इक्वल टू माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर, और ये हमारा किलो जूल पर मोल में होता है। ये होता है
डेल्टा ई इक्वल टू फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट से फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है E5 माइनस E1, राइट। देखिए हमारे पास ये कोई हाइड्रोजन एटम है, वन टू थ्री फोर फाइव। Calculate the energy required to shift all the electrons from first Bohr's orbit to the fifth Bohr's orbit in 1 mole of hydrogen atom. सभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट से फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट में शिफ्ट हो गए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेल्टा E5 माइनस E1, फर्स्ट सेल की एनर्जी और 5 सेल की एनर्जी के माइनस कर लीजिए, डिफरेंस जो आ जाएगा उतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो E5 इक्वल टू माइनस 1312 अपान 5 का स्क्वायर माइनस 1312 अपान 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दीजिए, बोलिए। डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 1312 और अंदर हो जाएगा 1 अपान 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1312 इंटू 24 अपान 25। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बोलिए बेटा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? वन 1259.52 किलो जूल, 1259.52 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एटम से फिफ्थ एटम में शिफ्ट किए जा रहे हैं। फिर फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया गया है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, नोट कर लीजिए बेटा ये क्वेश्चन। फास्ट नोट करिए सभी लोग। नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए जैसा कि ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नाम से आपको पता है कि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरा एक केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की केमिस्ट्री होती है और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ये चैप्टर में समराइज्ड करना मुश्किल काम होता है क्योंकि इसका अपना एक अलग केमिस्ट्री है, इसकी आईयूपीएसी अलग है, नोमेनक्लेचर अलग है, इसका टर्मिनोलॉजी अलग है, इसका आइसोमेरिज्म अलग है और बहुत सारी चीज़ें इसकी अपनी, मतलब ये एक टाइप का एक केमिस्ट्री है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बन की केमिस्ट्री होती है वो, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, मेटल्स की होती है और फिजिकल केमिस्ट्री होती है, वैसे ही एक तरीके की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको किसने दिया था, सिडविक ने दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिया था सिडविक ने। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये एक डोनर साइट है, ये एक एक्सेप्टर साइट है, डोनर साइट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। जब इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो एक्ट एज लुईस
बेस। एक्सेप्टर साइट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर साइट ए ने और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन ए का है लेकिन वो अभी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यूज हुआ है, इसलिए ये एटम बी के अंदर भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के बाद ए का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है और बी का हाइब्रिडाइजेशन 1 पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि अभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एटम बी में भी काउंट किए जाने लगे हैं, राइट। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसमें कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस कंपाउंड के अंदर है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा होता है। जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं, राइट। तो अभी देखिए ये कैसे बनाए जाते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिखिए आप, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, या फिर इसको लिखने से पहले आप पहले ये और समझ लीजिए, एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है डबल सॉल्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड क्या होते हैं, ये बात पॉइंट लगा के लिखिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, in a solution containing two or more simple salt. 2 or more simple salts. Containing 2 or more simple salts. देखिए 2 or more, टू और मोर सिंपल सॉल्ट मिलके बनता है हमारा एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड। एडिशन और मोलिकुलर कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम कैसे ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा डबल सॉल्ट है कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, और तो क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या प्रॉपर्टीज, 3 पॉइंट। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो क्या, इसको कंपैरेटिवली हम यहीं पे देख करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि डबल सॉल्ट को हमें नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, लेकिन पैरेलली डबल सॉल्ट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही एक एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं। तो चलिए डबल सॉल्ट में लिखते हैं, कुछ 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। These molecular compounds are stable in solid state. These molecular compounds are stable in solid state, but lose their identity in solution. Next point, second point इसी में डबल सॉल्ट में ही, in solution they dissociate into their constituent ions. In solution
they dissociate into their constituent ions. Next, third point, in double salt, the constituent ions, in double salt, the properties of constituent ions are not changed. In double salt, the properties of constituent ions are not changed. देखिए FeSO4 into NH4 का whole twice SO4 dot 6H2O. और सॉल्यूशन है, इसको हम Fe 2 प्लस में प्लस 2NH4 प्लस में प्लस एक SO4 एक बोट 2SO4 2 माइनस में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये सभी एक्वस ये भी एक्वस मीडियम, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, दे डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, सभी आयंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ये डिसोसिएट हो गया है। इसमें आइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसे ही 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। देखिए पहला पॉइंट, दोज मोलिकुलर कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, दोज मोलिकुलर कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी in solid state as well as in solution, in solid state as well as in solution. अभी देखिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस इज द complex ion, मतलब undissociate part, it is further dissociated. This is the complex ion undissociate part, this is the further dissociated. किसमें? it is further dissociated into Fe plus Cn minus, Fe और Cn में ये फर्दर डिसोसिएट होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है कॉम्प्लेक्स आयन, इसकी प्रॉपर्टी एक अलग अपनी प्रॉपर्टी होगी, ये Fe और Cn की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो अनडिसोसिएट पार्ट जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है उसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम Fe2 प्लस एंड Cn प्लस आयंस, इनसे अलग प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे
Types of complex compound. Types of complex compound. On the basis of nature of cation and anion, on the basis of cation and anion, first है simple cation and complex anion. Simple cation and complex anion. देखिए इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा K4FeCN6, इसमें 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ये सिंपल कैटायन फॉर्म हुआ और ये कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म हो गया है। इसमें देखिए सिंपल आयन कैटायन को हम लोग काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एग्जांपल K2PtCl6, K2PtCl6, ये दो एग्जांपल्स हो गए। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो CuNH3 का होल 4 SO4, एग्जाम्पल CuNH3 का होल 4 SO4। इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे CuNH3 का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां पर ये देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन ये वाला, सिंपल एनायन। इसमें और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। NiNH3 का होल 6 Cl2, NiNH3 का होल 6 Cl2, ये भी एग्जाम्पल इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन बना लेगा। नेक्स्ट थर्ड है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, जहाँ पर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स।
PTNS3 का होल 4 PTCl4, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कैटायन PTNH3 का होल 4 प्लस प्लस PTCl4 माइनस, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन, दोनों में ही कैपिटल ब्रैकेट लगा है, तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। नोट कर लीजिए, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का। नोट कर लीजिए बेटा फास्ट। और अभी आप कहेंगे कि सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन, तो जब दोनों चीज़ें कैटायन और एनायन सिंपल हो जाएंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं रहेगा। फोर्थ हेडिंग है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एग्जाम्पल NiCO4, FeCO5, दोनों एग्जाम्पल्स हैं। NiCO4 और FeCO5 ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए हेडिंग है टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये हमारा मेटल होता है, मेटल, और ये कॉर्नर पे ये लिगैंड होते हैं, लिगैंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये कैपिटल ब्रैकेट n प्लस माइनस चार्ज होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और ये चार्ज होता है, और ये मेटल सेंट्रल मेटल होता है, और जो एक्ट एज ए लुईस एसिड, और ये जो है वो लिगैंड होता है, LIGND, लिगैंड, जो कि लुईस बेस की तरह वर्क करता है। ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है लिगैंड, राइट। ये इसमें अब देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम है एक्ट एज ए लुईस एसिड, लिगैंड्स जो है
वो लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, वो मे बी एटम हो सकते हैं, मे बी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मे बी आयन हो सकते हैं। लिगेंड मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी आयन्स हो सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए लुईस बेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और ये लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप के लिगेंड होते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड कई बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे चार्ज के बेस पर इसको हम एनायनिक लिगेंड, फर्स्ट है एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स का मतलब होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, वो सभी निगेटिवली चार्ज वाले सब के सब एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, चाहे वो F माइनस हो, चाहे वो Cl माइनस हो, चाहे वो Br माइनस हो, चाहे वो I माइनस हो, चाहे वो NO3 माइनस हो, चाहे वो SO4 2 माइनस हो, चाहे वो Sp2 माइनस हो। जिस पे भी माइनस चार्ज होगा वो सभी एनायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं, चाहे तो Cn पे माइनस हो, चाहे तो OH पे माइनस हो, सब एनायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं, राइट। नोट कर लीजिए सभी लोग। अभी देखिए सेकेंड इसका पार्ट है कैटायनिक लिगेंड्स। सेकेंड पार्ट है कैटायनिक लिगेंड्स, जिन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कैटायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं, और ये बहुत रेयरली केसेस में होते हैं। एक ही एग्जांपल है NO+, एक एग्जांपल है NO+। कैटायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही रेयर केस में होते हैं, जिन पे प्लस साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, वो सभी कैटायनिक लिगेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, दिस इज द अनचार्ज्ड, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दिस इज द अनचार्ज्ड, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे CO, H2O, ROH, NH3, RnH2, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड्स दे आर क्लासिफाइड इन एनायनिक लिगेंड्स जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, कैटायनिक लिगेंड जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और ये रेयर केस में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड होता है न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज्ड होते हैं।
राइट, नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी से फास्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन on the basis of denticity. On the basis of denticity, denticity means होता है डोनर साइट। डेंटिसिटी मतलब डोनर साइट। कितनी डोनर साइट्स होती हैं उसके भी आप पर इसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो फर्स्ट होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में वो सभी लिगेंड्स आते हैं, अभी जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिए थे, वो चाहे कोई कैटायनिक लिगेंड्स हो, चाहे एनायनिक लिगेंड्स हो, चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड्स हो, सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। एवब ऑल एग्जाम्पल्स जो अभी इससे पहले हम आपको एनायनिक लिगेंड में, कैटायनिक लिगेंड में और न्यूट्रल लिगेंड्स में करवा चुके हैं, वो सभी के सभी एग्जाम्पल्स मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। मतलब वो सभी लिगेंड सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जिसकी डेंटिसिटी 1 होती है। दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट सेकंड है बाई डेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है बाई डेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है बाई डेंटेड लिगेंड। बाई डेंटेड लिगेंड। देखिए बाई डेंटेड लिगेंड में यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, 2 डेंटिसिटी होती है। लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे EN, फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन का मतलब है CH2 NH2 NH2। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इथाइलिन डाइअमाइन को शॉर्टकट में हम EN नाम से जानते हैं। ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज द इथाइलिन डाइअमाइन, इसलिए दिस इज कॉल्ड बाई डेंटेड लिगेंड। तो हम शॉर्टकट में इसको EN से लिखते हैं। नेक्स्ट है OX ऑक्जुलेटो, ऑक्जुलेट Gl बाई ग्लाई, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिनेट। DIP बाई डिपी, डाइप्रिडाइल फुल फॉर्म होते हैं। आप फिर से इनके फुल फॉर्म देख लीजिए। EN मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, OX ऑक्जुलेट, Gl बाई ग्लाइसिनेट, डिपी डाइप्रिडाइल, डाइप्रिडाइल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड
ट्राइडेंटेड लिगेंड में इसकी डेंटिसिटी 3 होती है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं डाइईन। एग्जाम्पल में डाइईन, इसकी डेंटिसिटी 3 होती है। ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 4th है टेट्राडेंटेड। 5th है पेंटाडेंटेड और 6 है हेक्साडेंटेड। ये देखिए हेक्साडेंटेड का एग्जाम्पल होता है EDTA। EDTA इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। 6 डोनर साइट्स होते हैं। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। लेकिन अगर H पर रिक्वायरमेंट इसको 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो 5 भी बनाता है। जरूरी नहीं कि 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बना सकता है। लेकिन अगर H पर रिक्वायरमेंट ये 4 भी बना सकता है। H पर रिक्वायरमेंट ये 5 भी बना सकता है। तो इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड EDTA। तो EDTA इनमें सभी में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होती है। राइट बेटा। अब देखिए ये तो सभी में EDTA यूज कर सकते हैं। टेट्राडेंटेड में भी, पेंटाडेंटेड में और हेक्साडेंटेड में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, अब देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें 2 डेंटिसिटी तो होती हैं लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही डेंटिसिटी कैन बी यूज्ड। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल क्रो का ले लेते हैं, कौवे का। कौवे की 2 आंखें होती हैं लेकिन एट ए टाइम सिर्फ वो एक ही आंख से देख सकता है। इसलिए यहाँ पर लिगेंड में भी 2 डेंटिसिटी होती हैं लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही डेंटिसिटी यूज कर सकता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में लिखिए आप लोग, which can be used more than one donor site, which can be used more than one donor site but actually one site is used at a time. But actually one site is used at a time. One site is used at a time. Example, NO2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N से बॉन्ड बना रहा है ONO, यहाँ पर O से बॉन्ड बनाएगा।
तो दोनों ही NO2 हैं, इसमें O भी डोनर साइट है और N भी डोनर साइट है, पर एट ए टाइम या वो N से बॉन्ड बनाएगा या फिर O से ही बॉन्ड बनाएगा, किसी एक से बॉन्ड बना पाएगा। दूसरा देखिए CN है, C से बॉन्ड बनाएगा या फिर NC N से बॉन्ड बनाएगा, किसी एक से बॉन्ड बनाएगा, दोनों से बना सकता है, C से भी बना सकता है और N से भी बना सकता है। ऐसे को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, बट एट ए टाइम वो एक ही बना पाएगा, चाहे C से बनाए या N से बनाए, साइनाइड, और दिस इज द आइसोसाइनाइड। राइट बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक स्टार लगा करके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोग नोट करिए। CO एंड NO, CO एंड NO, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर एसिड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। CO and NO are acid pi acceptor ligand। नोट कर लीजिए, एसिड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। राइट बेटा।